जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और साथ ही एसएससी एमटीएस 2023 का मॉक टेस्ट में भी। आज आपका लेक्चर का छठा दिन होने वाला है। इससे पहले आपका 5 क्लास हो चुका है, जो आपका इसी चैनल और इसी प्लेलिस्ट में डाला गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट ऐसा चीज़ है कि आप कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक से ही देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि जैसे फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकता है कि सर एक दो हमारा टाइप छूट गया है, तो पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप आराम से कहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक आपका एग्जाम क्लियर ना हो जाए तब तक आप आराम से मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, और आपका 7 बजे क्लास डेली चल ही रहा है इस पे 7 PM में, और आपका 10 AM वाला क्लास आज नहीं हो पाया था और थोड़ा पैर में चोट लग जाने के कारण, लेकिन फिर भी आपका कल से कंटिन्यू हो जाएगा। अभी भी क्लास लेने में उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए 7 PM सोचे कि एक तो क्लास आपका मिस हो ही गया है, तो कम से कम 7 बजे वाला क्लास आपका हो जाए। ठीक है, ताकि आपको भी नुकसान ना हो। ठीक है, नुकसान से ज़्यादा क्या होता है कि आपका रेगुलिटी बना रहेगा, और रेगुलिटी पढ़ाई में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम लोग का बहुत बढ़िया रिपीटेड सवाल देखेंगे, जो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, जो हमेशा आपसे पूछते रहता है, घुमा घुमा के एक ही सवाल आपका लाते रहता है। यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो रिपीटेड ज़्यादा है, उस चैप्टर से जितना सवाल बनता है उसको हम आज थोड़ा एक जगह करके लाए हैं आपके लिए, ताकि आपको भी अंदाजा लग जाए कि कैसा कैसा सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब जहाँ तक टाइम, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं। जैसे होता है कोई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप भाई यहाँ एग्जाम में नहीं बैठे हैं कि आपके पास दबाव है। ठीक है, मॉक टेस्ट मीन्स होता है कि आप लगा रहे हैं, आपको जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको सीखिए, पहले सीखिए, 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए वीडियो को, फिर आपके क्वेश्चन को लगाइए जितना जल्दी लगाना है आपको। ठीक है, लेकिन अभी क्या हमें चाहिए कि सर मॉक टेस्ट डेली हो रहा है, उसको जानिए, पकड़िए कि कहाँ से सवाल आ रहा है, कैसे हमको सबसे पहले अप्रोच सीखना है। क्योंकि सवाल ऐसा जान से एसएससी का आदत ही है कि एक ऐसा सवाल डालेगा आपको कि फंसाए लायक डालेगा। 2-3 रीजनिंग वैसा रहता है, 2-3 मैथ रहता है, जिसके ऊपर आप लगे रहिएगा, वैसा डाटा रहेगा आपको कि आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो जान से फंसाना चाहता है आपको, तो वैसा सवाल को छोड़ के चलिए, उसको लास्ट में फिर कीजिएगा, टाइम बचेगा तो। अब लगा है भाई कि इसको जिद में है कि कर ही लेंगे, तो आपसे नहीं होने वाला। ठीक है ना, आप फंस जाइएगा, आपका जो आने वाला सवाल भी है उससे भी आप छूट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए जो बढ़िया सवाल है उस पे, जिस पे हम टाइम देते हैं, जहाँ सिखाते हैं आपको कि इस पे ऐसे कीजिए, थोड़ा सा सीखिए, बेसिक सीखिए, जहाँ स्मार्ट अप्रोच है वहाँ सिखाते हैं, जहाँ आपको शॉर्ट तरीका वहाँ सिखाते हैं। तो जहाँ बेसिक सीखने लायक है वहाँ सीखते चलिए, ताकि आप वहाँ शॉर्ट वीडियो, वहाँ सॉरी, जो शॉर्ट मेथड था वो सीख के जाइएगा। तो हो सकता है आपको वहाँ पे नहीं आए, तो आप बेसिक लगा सकते हैं, आपके पास दूसरा ऑप्शन है। अगर आप एक ही चीज़ सीख के जाइएगा तो वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपका, और सवाल छूट जाएगा। जो थोड़ा बहुत आशा भी था उस सवाल को बनाने का, वो भी आप खो दीजिएगा। तो बिल्कुल हम यही कहेंगे कि जो भी सवाल पर टाइम दे रहे हैं, समझिए कि उस सवाल में कुछ ना कुछ है, उसका है डाटा, तो आपको टाइम ले रहा है। तो थोड़ा सा वहाँ समझते चलिए, बढ़िया तरीका से सीखते जाइए, बाकी आप बाद में अप्लाई करते रहिए, स्पीड बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ बढ़िया तरीका से मॉक टेस्ट लगाइए, शानदार तरीके से लगाइए, शांति से लगाइए, क्योंकि 1 घंटा में आपका एक 20 क्वेश्चन कराते हैं डेली आपको 1 घंटा में। तो 1 घंटा में 20 क्वेश्चन को ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जान रहे हैं कि आपका हार्डली 10 मिनट का खेला है, 20 क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं है। अगर हम रफ्तार पकड़ ले चल जाए तो 10 मिनट ज़्यादा का नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, बोर्ड पे आके हमें तो खुद बनाना ही नहीं है। प्रैक्टिस करके खूब आ रहे हैं भाई साहब, यहाँ बता के 10 मिनट चले गए, तो ऐसा तो होगा नहीं। वैसा करना है ना कि आपसे कुछ प्रॉफिट लगे। ठीक है, और यहाँ पे जितना आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि देखिए जितना आप बड़ा प्लेटफॉर्म पर सोचेगा तैयारी करने का, वहाँ लोग सोचते हैं कि चलिए यहाँ तो बहुत स्टूडेंट है, कैसे भी करके देंगे, तो यहाँ पे क्लास करेंगे अटेंड लोग, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू सब मर्ज कर देते हैं। भाई मर्ज कैसे कर रहे हैं आप बताइए, एमटीएस का लेवल सीजीएल से कैसे कंपेयर कर रहे हैं बताइए। एमटीएस, सीएचएसएल सबका अलग अलग लेवल है, सीपीयू का अलग लेवल है, ये 10th स्टैंडर्ड पर है, 12th स्टैंडर्ड पर है, सीजीएल आपका ग्रेजुएट लेवल पर है, तो कैसे आप एक में पढ़ाइएगा। तो यहाँ हम आपको 2 बैच में इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि 10 बजे सीएचएसएल और शाम को 7 बजे वाला आपको क्या पढ़ा रहे हैं, आपको एमटीएस लेके चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल होता है, तो अलग अलग पढ़ना जरूरी है ना। तो जहाँ प्रॉफिट लगे वहीं से पढ़िए, कोई ज़्यादा आपको ये नहीं है कि यहीं से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा ही, बहुत ज़्यादा वर्क करके हम यहाँ पे आते हैं आपके लिए कि बढ़िया तरीका समझ पाइए। ठीक, तो चलिए अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बाकी किसी का डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सवाल है, और मेरा एक और तरीका है कि जहां लगे कि अच्छा आपको क्वेश्चन लगे वहां से स्टार्ट करें, ताकि आपका मनोबल भी बढ़ते जाए और आपका मोटिवेट अंदर से मिलते जाए कि हाँ सवाल को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल पढ़िएगा। चलिए पहला सवाल है, कीजिए, थोड़ा पानी पी लेते हैं, और थोड़ा सा हम मूव वूव करने में हल्का हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि चोट लगा पैर में, पहले बता दिए हैं, तो उसके दिक्कत नहीं है। बट आपको यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कीजिएगा।
चलिए आज का सवाल है मेरे दोस्त, क्लियर आवाज? देखिए, यदि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0 तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बटा ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें। सर मान हमारा क्या दिया हुआ है, तो मान दिया हुआ है हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए सर कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यानी कि कहने का मतलब हमारा जहाँ अगर देखा जाए तो 4 कहीं इविजन नहीं है तो 4 को सबसे बाहर लेके चलते हैं हम, थोड़ा सा दिमाग लगेगा बन जाएगा सवाल। ए स्क्वायर प्लस 1 इधर रखते हैं और माइनस 4a को इधर भेजेंगे तो प्लस में क्या देगा हमारा 4a देगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस 1 और ए को इधर लाएंगे तो क्या आएगा सर, डिवाइड में आएगा, इक्वल टू कितना जाएगा 4 हमारा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ए है सर तो अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, तो अलग अलग कैसे लिखेंगे सर, तो ए स्क्वायर बटा ए प्लस 1 बटा ए लिखें, कोई दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिएगा फिर वही वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर काटे हम तो ए से एक ए कट जाएगा आपका, यानी कि ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, बस अब आंसर आ जाएगा आपका। अब क्या देखना है सर, यहाँ पे देखिए कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बाई ए प्लस ए स्क्वायर है, 1 बाई ए स्क्वायर। देखिए पहले ए वाला फॉर्म को ए प्लस 1 बाई ए वाला को एक जगह लिखते हैं हम और प्लस में फिर लिखते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख सकते हैं इसे। ठीक है, एक जगह कर दिए हम, सिर्फ स्क्वायर वाला को एक साइड कर दिए और बिना स्क्वायर वाला को एक साइड कर दिए। अब हमें ए प्लस 1 बाई ए का मान कितना है 4 पता है, यहाँ 4 है, 4 लिख दिए। ठीक है, अब जैसे ही हम ए प्लस 1 बाई ए से ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर पे जाते हैं तो क्या करते हैं सर, इस वाला वैल्यू का स्क्वायर करके माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, अब 4 चौका 16 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपको 14 आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 14 आ गया। तो 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं सवाल का, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला सवाल, यदि 30, 50 और 70 छात्रों के 3 बैचों के औसत अंक क्रमशः 55, 70 और 70 हैं तो सभी छात्रों के औसत अंक क्या होंगे, आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। बढ़िया सवाल है। देखिए 3 बैच है, ठीक है ना, एक 30, 50, 70 छात्रों के 3 बैच है, ठीक है, जिसमें क्रमशः 55 एक जो छात्र है, एक जो बैच है उसमें 55 छात्र हैं, दूसरा जो बैच में 70 हैं और तीसरा जो बैच है वो 70 है, ठीक है ना, यानी कि 2 70 का एक 55 का बैच है, तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा बताइए आप। सबसे पहला बैच देखे तो सबसे पहले देखिए कि औसत पूछ रहा है तो एवरेज क्या होता है सर, तो एवरेज होता है क्या हमारा, एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या कि सर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कहने का मतलब क्या सर कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, तो एवरेज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा ऊपर लेके चले जाते हैं हम। ओ भाई तो छूट ही जा रहा है, ये बोल रहा है हम जाएंगे ही नहीं, चलिए इसको फिर भी हम लेके जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे बताइए। चलिए यहाँ लगा देते हैं हम, हो गया ये। चलिए हमारा क्या होता है सर कि एवरेज का सर फॉर्मूला होता है। अब सम ऑब्जर्वेशन बोल रहा है तो सम निकालने क्या करेंगे, जितना छात्र है और जितना बैच है उनका गुणनफल करेंगे तो हमारा सम आ जाएगा। यानी कहने का मतलब औसत कैसे निकालते हैं आप, सर बोले कि सर 10 वर्ष का 5 विद्यार्थी है, 5 विद्यार्थी का 10 क्या है सर, 10 एवरेज है, तो क्या कहेंगे आप कि सर 10 एवरेज है 5 विद्यार्थी का, यानी कि योग पूछे तो 10 10 10 सभी का, यानी कि 50 हो जाएगा आपका सभी का योग, या 10 बचे 50 भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपसे योग पूछे तो तीसरे देखिए 30वां बैच जो है उसमें कितना विद्यार्थी 55 है, तो 30 गुने 55, ये पहला का काम हो गया, सम हमारा हो गया, प्लस दूसरा बैच में देखिए कि 50 है, इसका एवरेज कितना है सर 70 है, तो 50 गुने कितना हो गया हमारा 70 हो गया, प्लस अगर तीसरा बैच की बात करें तो 70वां बैच है जिसमें 70 छात्र हैं। ठीक है, ठीक है, 70 छात्रों का जो बैच है उसमें कितना एवरेज है सभी का, 70 एवरेज है सभी का, लिख लिए। अब अट्टा करेंगे तो क्या है सर कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्या कितनी है, तो संख्या बताइए कितना है पर, देखिए 30,
50 70 माने कि कहने का मतलब 70 30 100 और 50 150 छात्रों के 3 बैच था। तो टोटल हमारा सब कितना आ गया सर, नंबर ऑफ रिजर्वेशन हमारा 150 आ गया। अब जोड़ेंगे इसको, अगर गुना करेंगे तो पचते 15 5 पचते 15 एक 16 यानी कि 1650 प्लस, आराम से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 पचे 35 आपका डबल जीरो हो जाएगा और प्लस 7 7 49 पे डबल जीरो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए डिवाइड करेंगे, कितना हमारा सर है 150 है, ठीक है 150 हमारा है। अब क्या करना है सर, अब हमें जोड़ना है सभी को, तो जोड़िए डबल जीरो यानी कि आप 0 1 5 दिया यहाँ से, फिर जोड़िए यहाँ पे आप जोड़िए 9 5 14 14 और 6 20 की 0, आपका कितना आ गया सर 2 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 2 आ गया, और 4 3 7 1 8 और 2 10 आ गया, यानी कि 10 150 आ गया, ठीक है 150 आ गया। 150 बट्टा कितना है सर 150 है, 150 कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 तो आसानी से कट रहा है हमारा, ये क्या है सर एवरेज है टोटल हमारा। और यहाँ देखा जाए तो 15 से काटेंगे तो 15 छक्का 90 90 आएगा, 10 बचेगा यानी कि 105 आएगा, तो 15 सत्ते 75 से यानी कि 67 जो आपका आएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, आप समझते जाइए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, कितना बढ़िया सवाल है। सवाल पढ़िएगा, यदि दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 11:16 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। चलिए आराम से समझते जाइए, आप 2-3 सवाल भी समझ रहे हैं तो समझिए कुछ कर रहे हैं आप, ठीक है ना, फालतू के ऐसे ही करते जाइएगा स्पीड में, कोई टाइम नहीं, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। चलिए आयतनों का अनुपात कितना है सर 11:16 है, और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 3:4 है। मान लीजिए कि देख दो है ना, तो एक मान लीजिए आधार R1 हो गया, तो R1 कितना है सर 3 है, और R2 हो गया यानी कि दूसरा का त्रिज्या कितना है सर हमारा 4 है, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है V1 कितना है हमारा सर 11 है, और दूसरा अगर V2 पूछे तो कितना है हमारा 16 है, 16 है, ठीक है। अब इसको यहाँ थोड़ा सा जगह बनाने के लिए हम यहाँ से उठा के क्या करते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे समझिए कि सर वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है हमारा, और त्रिज्या यानी कि रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, तो हमसे पूछ क्या रहा है सर ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या है, सबसे पहला बात, जैसा ऐसा सवाल पूछे कि वॉल्यूम दिया हुआ है, आप वॉल्यूम ही लेके चलिए सभी का, ठीक है। तो यानी कि हम दो शंकु है, अगर पहला शंकु का आयतन करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर बट्टा H1 कर सकते हैं, ठीक है। R स्क्वायर H होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है आयतन का, तो R1 ले लिए क्योंकि दो त्रिज्या हो रहा है, बात हो रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा का क्या आएगा 1/3 पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ H2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बराबर में क्या है सर कि बराबर में आयतन कितना हमारा 11/16 दिया हुआ है, ठीक है, आयतन को बराबर लेके चल रहे हैं हम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आसानी से आप बैठा सकते हैं सर 1/3 से पाई 1/3 से पाई कट ही जाएगा हमारा, तो R1 स्क्वायर है, R1 कितना सर 3 है, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुण H1 आ जाएगा यहाँ पे। नीचे देखा है तो R2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 गुण H2 हो जाएगा हमारा, बराबर 11/16। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कोई यहाँ पे दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है यहाँ पे। चलिए इतना बातों को समझिए, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे सर कि देखा जाए तो 16 से 16 हमारा कट जाएगा, देखिए यहाँ 16 से 16 हमारा क्या है सर कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ देखिए तो कितना आ गया सर 9 गुने H1 बराबर 11 गुने H2। पूछ क्या रहा है सर कि दोनों का हाइट का रेशियो बताइए, तो H1 H2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 11/9, यानी कि 11:9 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 11:9 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9:11 नहीं कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए हम पाठ को लिख के बता दिए लाइन बाय लाइन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है, आगे चलें। चलिए अगला सवाल, चलिए पढ़िएगा। सवाल है 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का उपयोग करना है यहाँ पे। चलिए ऊंचे शंकु करा, चलिए शंकु का फिगर देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अगर हम शंकु लेते हैं सर 3D फिगर होता है शंकु, तो शंकु अगर ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शंकु लिए हम, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं शंकु को। अब यहाँ समझिए क्या कि 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस, और 12 मीटर ऊंचा है तो इसका हाइट होगा कुछ ना कुछ। चलिए इसका हाइट लेते हैं हम,
इसका हाइट की बात कर रहा है सर, तो यहाँ हाइट कीजिए हम, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ इसका हाइट होना चाहिए यहाँ तक, ठीक। फिर ले लेते हैं हम, इसका क्या होता है सर, रेडियस होता है। चलिए हम फिगर बना लिया। अब यहाँ देखिए कि 12 मीटर हाइट का है, कि हाइट इसका ही होगा जो 12 मीटर है, ठीक है। फिर क्या है सर कि परिधि जो है इसका 44 मीटर है। 44 मीटर परिधि कहने का मतलब क्या सर, एक सेकेंड, हाँ, 44 मीटर परिधि कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे परिधि क्या होता है सर, ये होता है, इस पूरा परिधि हो गया। तो ये जो नीचे वाला भाग होता है हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। क्या होता है सर, वृत्त होता है। तो वृत्त होता है नीचे वाला, यहाँ क्या हो गया आपका, व्यास हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ सेंटर हो गया, ये हमारा हाइट हो गया शंकु का। ये क्या है सर, तो तिरछी ऊंचाई बोला जाता है इसको। अब चलिए रेडियस देखा जाए तो हमारा नहीं पता है कि रेडियस क्या है, मान लीजिए यहाँ आर आर है, ठीक है। अब बात हमारा क्या है सर, परिधि 44 मीटर है और 12 मीटर ऊंचे लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44, ठीक है। देखिए अब हम सीधा कहें कि परिधि है तो परिधि से चलते हैं। तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि पूछिए आपसे, कि वृत्त का परिमाप पूछिए, पेरीमीटर ऑफ व्यास वृत्त क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। आर नहीं पता है हमारा, परिधि पता है सर कि 44 है, 44 लेके चलिए, और 2 गुने पाई का मान 22/7 लेना, 7 लीजिए, यहाँ पे आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि आर बराबर कितना आ गया सर, 7 आ गया। आर बराबर 7 क्या आ गया हमारा, सब मीटर में है ना, मीटर में है, तो मीटर हो गया हमारा 7 मीटर, ठीक है। वृत्त के परिधि से हम इसका रेडियस निकाल लिए जो कि कितना है हमारा, 7 मीटर आया। अब क्या है सर कि इसका आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोण का वॉल्यूम ऑफ कोण, इसका आयतन क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 लिख दिए, पाई का पाई हमारा कितना है सर, 22/7 देगा। अब आर कितना है सर, आर हमारा 7 है, तो 7 गुने एच कितना है, एच हमारा 12 है, क्योंकि हाइट यहाँ शुरू में ही दिया हुआ था, ठीक। अब तो आसानी से बना सकते हैं, बताइए कितना आएगा आंसर, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको सोल्यूशन करना है बस, बताइए। चलिए यहाँ देखा जाए, आराम से देखें तो सर यहाँ 7 से 7 कट जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो 4×3 = 12, और यहाँ देखा जाए तो 22 गुने 7×4 = 28, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसको 11 गुने 2 लिखेंगे तो 11 गुने कितना हो जाएगा यहाँ पे, 28 दूना के 56 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 11 क्योंकि वो भी बताएंगे आपको, इसको 22 को 11 गुने 2 कर सकते हैं, तो 2 यहाँ जाएगा तो 28 दूना का 56 कर देगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देखा जाए हमारा तो 11 गुना 56 है, इसको जोड़ेंगे तो देखिए गुना क्यों करना है 11 से, इसलिए कि आसानी से आप कर सकते हैं। तो आसानी से कैसे कर सकते हैं, 5 और 6 को आराम से लिखिए, ऐसे किनारे किनारे लिख दिए, और 6×5 कितना सर, 11 होता है, 11 की 1, और 1 जो है हासिल जाएगा वो 5 न बना करके कितना बना देगा, यहाँ पे 6 बना देगा, तो कितना आ गया सर, तो कितना हमारा आ गया, 616 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 616। तो इस प्रकार आप आसानी से गुना कर सकते हैं। तो 616 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है कि जब यहाँ मीटर क्यूब है सभी जगह, तो हमारा आयतन भी मीटर क्यूब में ही आना चाहिए, जो बिल्कुल यहाँ पे आप ऑप्शन सभी को सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ सेंटीमीटर आता तो मान सकते कि सेंटीमीटर क्यूब आए, तो ठीक है। तो सभी का सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, यहाँ मीटर क्यूब ही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मीटर क्यूब कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे हम अच्छा से कर ही देते हैं, कितना हमारा आया सर, तो 616 मीटर क्यूब। क्लियर है, बढ़िया सवाल था, मजा वाला सवाल था। अगला सवाल ये होता है एमटीएस का लेवल, ठीक है। अब देखिए रोहन ने पहले 2 टेस्ट में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, ठीक है, कि 70 अंक का औसत प्राप्त करने के लिए उसे तीसरे टेस्ट मैच में कितने अंक मारना चाहिए, ठीक है। देखिए अब अंक प्राप्त करने के बाद तीसरे मैच में कितना मारे, ताकि दो दो पहले टेस्ट में 2 जो रन था उसका 70 और 75 अंक था, और तीसरा अंक में कितना मारे को उसका टोटल एवरेज हमारा 70 का हो जाए। तो सबसे पहले ऐसा करने का 2 तरीका है, एक तो बेसिक सीखिए पहले। तो बेसिक क्या है सर कि मान लिया कि जो तीसरा टेस्ट मैच था, तीसरा जो हमारा था थर्ड, उसका मान लिया कि कितना सर अंक प्राप्त किए, 1 अंक प्राप्त किए, ठीक है, 1 अंक प्राप्त किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अंक प्राप्त किए यहाँ से, तो अब देख सकते हैं हम सर कि तीनों का अगर औसत पूछे, पहला मैच में कितना है सर 70 प्लस
दूसरा मैच में कितना है सर 75 है, और तीसरा अंक में कितना देगा सर कि हमारा x है, और तीनों का एवरेज यानी कि 1 2 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, इक्वल टू कितना हमारा है कि 70 अंक टोटल एवरेज हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज हमारा कितना दिया 70 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए 70 75 कितना होगा सर 145 प्लस x इक्वल टू 210। ठीक है, कितना आएगा 210 आएगा यहाँ पे। यानी कि अब देखा जाए तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 210 में से अगर 145 घटाते हैं तो यहाँ देगा आपका 55 और 10 65, यानी कि 65 आएगा आपका। ठीक है, x बराबर 65 आएगा, यानी कि उसको जो अंक माने थे, अंक जो माने थे x, वो हमारा 65 अंक तीसरा मैच में लाएगा, तो उसका जो है एवरेज हमारा कितना हो जाएगा सर, तो एवरेज हमारा 70 हो जाएगा। ठीक, नहीं तो एक और तरीका है कि देखिए पहला मैच में कितना है सर 70 है, दूसरा मैच में अगर देखा जाए तो 75 है, तीसरा मैच नहीं पता मान लिया कि x है, और टोटल एवरेज कितना है सर 70 है। 70 एवरेज है। देखिए यहाँ तो ठीक है, 70 से 70 जीरो हो जाएगा, यहाँ एवरेज से कंपेयर किया जाता है। यहाँ देखो तो 5 ज्यादा है। देखिए एवरेज में क्या होता है सर कि दोनों बराबर की पटी, दोनों जो हमारा संतुलन आना चाहिए। अब यहाँ 5 पेशी आ रहा है हमारा, एवरेज से 5 पेशी आ रहा है, तो यहाँ एवरेज से 5 कम करना होगा। तो एवरेज हमारा 70 है, 70 से 5 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 65 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप ऐसे बना सकते हैं कि 65 जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अपना अपना लेवल है, जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप। अगला, अब देखिए सवाल है, थोड़ा बड़ा कर देते सवाल को, पढ़िएगा। तीन संख्याओं a बटा b कॉमा b और c का माध्य वही है जो संख्याओं b बटा 3, c बटा 3 और x का माध्य है। 3x का मान क्या होगा जहां a b c धनात्मक संख्याएं हैं। अब ऐसा सवाल देखिए, माध्य कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अगर माध्य का नहीं पता है तो मान के चलिए कि सर औसत पता है, औसत के रूप में लेके चलिए। ठीक है, अगर औसत के रूप में बात करें तो तीनों का जो माध्य हमारा ऊपर वाला का कितना हो जाएगा, तो a बटा 3 प्लस बी प्लस सी बटा 3 संख्या तो 3 हो गया। वही इनका एवरेज है, जो एवरेज किनका है सर बराबर में है बी बटा 3 प्लस सी बटा 3 प्लस एक्स। अब बटा कितना हो सर, यहाँ पे भी 3 संख्या है, यहाँ 3 से 3 पूरी तरह कट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा सर a बटा 3 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 प्लस सी बटा 3 प्लस एक्स। ठीक है, अगर x बराबर पूछे आपसे तो क्या हो जाएगा सर, तो a बटा 3 प्लस बी प्लस सी, यहाँ प्लस देखिए x जो हमारे बराबर में है ये वाला माइनस में जाएगा यहाँ पे, तो माइनस करेंगे इतना जाएगा b बटा 3 माइनस सी बटा 3। x बराबर लेके चले हम। अब यहाँ देखा जाए तो क्या आएगा सर, x बराबर अगर देखें हम तो 3 3 3 एलसीएम सभी का लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, एक एक है तो कितना होगा सर 3 एलसीएम पूरा ले दिए। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c माइनस बी माइनस सी। क्लियर है। अब x यहाँ 3 यहाँ आएगा तो कितना सर 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा यहाँ पे। तो 3x बराबर क्या आएगा हमारा सर, 3x बराबर आ जाएगा हमारा देखिए a तो a रह जाएगा a प्लस, अब यहाँ 3b है, यहाँ पे एक b जाएगा, कितना बचा 2b, और यहाँ पे 3c में से एक c गया तो 2c, यही आएगा आपका। तो 3x बराबर हमारा क्या आ गया सर, तो a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस 2b प्लस 2c, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी जो है तो बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, बढ़िया सवाल था। यहाँ पे क्या निकाला सर, माध्य निकाल के चले हैं। ठीक है, माध्य कोई दिक्कत नहीं है, सभी का माध्य निकाल के चले हैं। ठीक है, मीन क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मीन निकाल के चले हैं, माध्य निकाल के चले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आराम से सवाल बन सकता है, कोई ज्यादा लेंथी सवाल नहीं था। बस कभी कभी स्टूडेंट्स का क्या होता है कि ऐसा मान देखते ही धनात्मक ऋणात्मक कहते हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हमें भी लगता था स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बढ़िया था, मस्त। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है सर कि 25% और 10% की कमीज छूट के बाद एक कमीज 480 रुपए में बेची गई, कमीज की मूल कीमत क्या थी, रुपया के निकटतम माने बताइए। हो सकता है कि पॉइंट वैल्यू आए, लेकिन रुपया पॉइंट में नहीं होता, उसी के रूप में पूछा कि अप्रोक्सली बताइए कि आंसर कितना होगा। क्लियर है, चलिए चलिए देखिएगा, 25% 10% की क्रमिक छूट कर रहा है भाई। चलिए 25% 10% क्रमिक छूट है, मान लीजिए कि ये जो डिस्काउंट हमारा 25% का है, D1 कितना है सर, D1 हमारा 25% है, और D2 हमारा कितना है सर, D2 हमारा है 10%। अगर सक्सेसिव डिस्काउंट पूछे आपसे कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए कितना हो जाएगा सर, तो 25 प्लस 10 माइनस 25 गुने 10 बटा 100। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा सर, 25 10 35%, परसेंट लेके चलिए या चलिए बाद में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 25 दिया 250 यानी कि 2.5 हो जाएगा, है ना, 250 होगा आपका।
तो 2 जीरो इधर से बैठते हैं हम, कितना आ जाएगा 2.5 आएगा। क्लियर है। अब 35 में से 2.5 के कितना आ जाएगा सर 33, हाँ 32.5, 32.5 आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो टोटल डिस्काउंट पूछे कि डिस्काउंट टोटल कितना आ गया हमारा, तो डिस्काउंट टोटल हमारा आएगा सक्सेसिव, वो कितना आ गया तो 32.5 आ गया। ठीक है 32.5 आ गया हमारा। तो हमारा डिस्काउंट दे रहा है 100 पे, तो 100 में से अगर 32.5 के डिस्काउंट पे बेचेंगे तो सामान को कितना ही बेचेंगे सर, तो सामान को बेचेंगे 67.5 बेचेंगे। ठीक है, यानी कि 67.5% पे हम सामान को बेचेंगे। क्लियर है। ठीक है 67.5 में सामान को बेचेंगे। अब देखिए 480 में सामान को बेच रहा है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो डिस्काउंट दे के टोटल हमारा जो सामान था वो 100 का था, 100 में 32.5 का डिस्काउंट देकर 67.5 बेच रहा है, यानी कि 480 में ना बेच करके 67.5% बेच रहा है। और हमसे पूछ क्या रहा है सर कि कीमत क्या थी, मूल कीमत, यानी कि एमपी का मान पूछ रहा है, जो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर परसेंट काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा। अब यहाँ अगर लिख लेते हैं हम आराम से, थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं, ठीक है, पता चले 4800 बट्टा 675। ठीक है ना, 675 गुने कितना हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं सर काट के हम, तो कितना बड़ा कटेगा। यहाँ ले लेते हैं, जगह नहीं है, यहाँ ले देखिए, यहाँ काटिए 480 काटा पीट यहाँ कीजिए। ठीक है, बट्टा 675 गुने 100। अब यहाँ देखा जाए तो 5 से काटिए तो इसमें कट 48 गुना के 96, यानी कि 960 बार में कटेगा। यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 5 एकम 5। ठीक है, और फिर आपका पचती आई 15 और 50 25, 135 बार में। ठीक है, 6 दुना के 12, 5 दुना के 150। ठीक है, अब यहाँ 5 से काटते हैं सर, फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा सर 96 दुना के 192, सॉरी 96 दुना कितना हो जाएगा 192 होगा। ठीक है, 192 बार में कटेगा। देख भी लीजिए 19 पचे 95 और 5 दुना के 10, ऐसो काटेंगे तो कितना 13.5 दुना के 27। यहाँ 5 से कितना 27 बार में कटेगा। ठीक है, बाकी बताएंगे आपको कैसे 5 से काट रहे हैं। 5 से काटना बहुत आसान चीज होता है। ठीक है, अब यहाँ आप काटेंगे तो कट सकता है 9 2 11 1 12, 3 से काटेगा तो 9 तिया 27, और 3 से काटेंगे तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 6400 बट्टा कितना है सर हमारा 9 आया। काटेंगे इसको अगर हम तो 9 से काटिए यहाँ पे, तो 9 से 63, 100 बचा, और 11 99, 711 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक हमारा 711 ही रह जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 711 रुपया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, या 5 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं भाई, 5 से डिवाइड करना कुछ नहीं है, आप सीधा जो मान है उसका दोगुना कीजिए, पीछे से पॉइंट बैठाइए। 4800 के दोगुना 9600 होता है, पॉइंट बैठाएंगे पीछे से तो हमारा जीरो कोई मान नहीं रहेगा, यानी कि 960 ही रह जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा देखिए, यही टाइम लेते हैं हम, लेकिन आपको अप्रोच बताते हैं कि इस तरीका से कहाँ यूज करना है। सीखिए इसको बार बार, अगर आप रिपीट कीजिएगा, हमें सब स्टूडेंट को लेकर चलना है। ठीक है, चाहे वो फ्रेशर रहे, चाहे यहाँ पे कह सकते हैं आप जो पुराना स्टूडेंट है वो, तो हमें सबको लेकर चलना है, ताकि सभी को तरीका भी आते रहे। आप स्पीड में बनाते हैं, बढ़िया है, आपके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन जो नहीं सीखे हैं उनके लिए भी लेकर चलना होगा हमें। अगला, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 15% बढ़ाने पर 193.20 रुपया हो जाती है। चलिए, अब वह धनराशि ज्ञात करना जो 15% बढ़ाने पर क्या हो जाता है सर 19,320 रुपया हो जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, 15% बढ़ाने की बात कर रहा है। जैसे कोई भी वैल्यू हम लिखते हैं, मान लीजिए क्या है सर एक्स है, एक्स वैल्यू लेते हैं। चलिए एक्स हटाइए, एक्स ले आया कि सर बहुत लोग लेते हैं, चलिए एक्स हटाते हैं। मान लीजिए कि क्या एन है वैल्यू, तो एन जो वैल्यू है इसका कोई भी मान होगा ना, तो ये अपने आप में क्या होगा सर 100% होगा। क्या होगा सर 100% होगा। हम अभी हैं तो अपने आप में 100% है। अगर हो सकता है आप यहाँ से बोले कि मूड़ी आपका सर मूड़ी हटा दे, हाथ हटा दे, तो कुछ कुछ 20% 5% हट जाता है। ठीक है, 95% बचेगा। या आप सर हटा दीजिएगा तो 90% बचेगा, यानी पूरा जो शरीर है मेरा बॉडी है अपने आप में क्या है 100% है। तो 100% है, तो यानी कि जो भी वैल्यू अपने आप में स्टार्टिंग होता है वो क्या होता है सर 100% होता है। अब बोल रहा है कि सर इसी में क्या है ना सर, इसी में क्या है हमारा 100% जो मान है, इसमें बोल रहा है कि सर 15% बढ़ा देते हैं। अब 100 का 15% निकालिएगा तो कितना आएगा सर 15 आएगा। तो 15% बढ़ाने की बात करा तो कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, 115% हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या को आप 15% से बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा वो 115% हो जाएगा हमारा। कोई संख्या एक्स टेक्स मानने की जरूरत नहीं है, यानी कि 115% हो रहा है, 15 बढ़ा के कितना हो जा रहा है 115% हो जा रहा है। लेकिन सवाल में क्या करें कि 15% बढ़ाने पर 115 नहीं हो रहा है, कितना हो जा रहा है 19,320 हो जा रहा है, 19,320 हो जा रहा है। पूछ क्या रहा है सर कि किसका मान बताना है कि ओरिजिनल वो धनराशि क्या थी। ओरिजिनल धनराशि स्टार्टिंग माने कितना सर 100 थे, यानी कि 100% का हमसे मान पूछ रहा है। अब यहाँ पे काट सकते हैं आप
परसेंट से परसेंट काट दीजिए। अब इसको 5 से अगर काटिएगा सर तो 19 दूना के 38 और 32 दूना के 64, ठीक है। 5 से काट के यहाँ काटिएगा तो 23 25 115 हो जाएगा, है ना। अब 23 इसको काटिए, 23 से काटिएगा तो 23 से कम 23, ठीक है। 156 आएगा, 156 आएगा। अब इसको काटते हैं हम 156, ठीक है। तो एक छः 23 छः का कितना हो जाएगा 138 आ जाएगा। तो 6 बार में लगाए 138 है यहाँ पे। तो 138 घटेगा तो कितना आ जाएगा सर 164 आएगा। कितना का 164 बचेगा। 164 जो है हमारा 23 से कितना बार कटेगा सर 23 अट्ठे हाँ 164, यानी कि 8 बार में कटेगा। यानी कि 168 गुणे कितना हमारा आ गया 100 आ गया, जो कि आप 16,800 गुना करके हमारा हो जाएगा। तो जो मूल नंबर था हमारा, जो मूल संख्या था ओरिजिनल नंबर, वो हमारा कितना है सर 16,800 है। तो 16,800 ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर है, बताइए। बढ़िया शानदार सवाल था। अगला सवाल है, चलिए पढ़िएगा, कीजिएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर पर घंटा है, तो 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, हमसे पूछ रहा है सर। देखिए कुछ नहीं है सर, चाल दिया हुआ है, स्पीड कितना है हमारा सर, स्पीड है 108 किलोमीटर पर घंटा। और सर टाइम क्या है सर, टाइम हमारा है 10 सेकंड, 10 सेकंड है। देखिए अब टाइम हमारा 10 सेकंड में है और दूरी भी हमसे क्या पूछ रहा है, मीटर में ही पूछ रहा है। तो चाल जो हमारा है, स्पीड जो है हमारा 108 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो क्या करेंगे सर 108 गुने मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना करेंगे। कितना बार में कटेगा 18 छक 108 6 पचे 30, यानी कि 30 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया यहाँ पे चाल। अब डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, एस गुने टी, ठीक है। चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय। डिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन स्पीड पता है कितना है सर 30 है। अच्छा डिस्टेंस क्यों नहीं पता, क्योंकि वही निकालना है। और टाइम जो हमारा 10 है, तो 10 तय करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, सॉरी टाइम कितना है सर 11 ना है। एक सेकंड रुकिएगा, टाइम सर हमारा क्या है सर 11 है। टाइम कितना है सर हमारा 11 है सेकंड, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो कितना था 11 था। तो चलिए 11 से कितना हमारा 33 आ गया, यानी कि 330 मीटर जो हमारा है डिस्टेंस जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 330 मीटर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल पढ़िएगा। सवाल है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:9 है। 30% लड़कों और 20% लड़कियों ने एक परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले देखा जाए कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों का कैसा अनुपात दिया है 11:9, ठीक है। संख्या कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बॉयज गर्ल्स का अलग अलग हमारा क्या है परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना पास किए, इतना इतना बॉयज पास किए, इतना गर्ल्स पास किए। फिर पूछा कि टोटल विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए कितना टोटल विद्यार्थी वहां पे पास किए हैं। देखिए बॉयज है और एक गर्ल्स है, बॉयज गर्ल्स। और बॉयज कितना है सर, बॉयज हमारा 11 अनुपात कितना है सर 9 है, ठीक है। अब देखिए अगर देखा जाए तो इसको हम अगर एक जीरो यहाँ बैठा ले, एक जीरो यहाँ बैठा ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर यहाँ निकाले क्यों, हम क्यों किए कि देखिए अब 11 का 30% निकालना थोड़ा सा पॉइंट वाला वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट वाला माना जाएगा, बेकार फालतू हो जाएगा। और 9 का 20% निकालना भी आपका जो है 1.8 या आपका क्या हो जाएगा, आपका बेवकूफ़ी वाला हो जाएगा मान। वहाँ पे दिक्कत होगा आपको। तो क्या करना सर एक जीरो बैठाने जाके अब आसान हो जाए निकालना हमारा। अब 110 हमारा टोटल क्या है सर बॉयज की संख्या है, क्योंकि रेशियो में कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कट जाएगा। अब गर्ल्स कितना है सर 90 है। अब क्या है सर कि 30% लड़कों, अब 110 का 30% क्या है लड़कों हैं, तो 30% निकालिए कितना होगा 11 33, यानी कि 33 क्या हमारा बॉयज। और गर्ल्स कितना है सर, गर्ल्स हमारा है 20% लड़कियां। तो 20% लड़कियां कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, ठीक है 18। क्योंकि परसेंट है तो 2 जीरो खत्म, यहाँ भी परसेंट 2 जीरो खत्म। सिंपली आप 9 दूना का 18 कर सकते हैं, 11 33 हो जाते हैं। यहाँ क्या है सर हमारा पास आया, यहाँ किसका परसेंटेज है हमारा पास का रेशियो है। पास का रेशियो है कितना पास हुए हैं। पूछ रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने में टोटल विद्यार्थी, विद्यार्थी में सभी आ जाएंगे, बॉयज भी आ जाएंगे और गर्ल्स भी आ जाएंगे। तो टोटल विद्यार्थी देखा जाए तो कितना होगा सर 33 और 18 देखे तो 33 10 43 और 8 कितना होगा 53 हो गया, कितना होगा 53 हो गया, सॉरी 51 हो गया। 43 और 8 कितना होगा सर 51 हो गया, 51। 51 टोटल पास विद्यार्थी हैं, पास परसेंट पूछ रहा है टोटल, टोटल
5% बताइए कितना होगा। तो 51 टोटल हमारा जो विद्यार्थी पास हुए हैं सर कितना में हुए हैं, तो 110 और 90 टोटल कितना है सर 200 में। और परसेंट के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना करेंगे। तो काटेंगे हाथ, दो जो से दो जरूर खत्म, 51 में 2 से भाग देंगे तो 25.5 हमारा जो आएगा परसेंट, वो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो 25%, 25.5% देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है बताइए। बढ़िया सवाल, जबरदस्त था। यहाँ पे 110 90 मान के चलिए, आसानी से आपका वैल्यू जो है बन जाएगा, आ जाएगा। अगला, किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, वह संख्या क्या है। अब ये जो सवाल हुआ ना भाई साहब, ये जो सवाल हुआ तो तेज स्टूडेंट के लिए सबसे पहला देखा जाए तो ये ऑप्शन से करने के लायक है। ठीक है, ऑप्शन से करने लायक क्या है, जैसे पहले ऑप्शन को उठाते हैं सर, 4 मान लिए, 4 को उठाते हैं तो किसी संख्या और संख्या के वर्गमूल कह रहा है। किसी संख्या है तो 4 मान ले संख्या, 4 मान ले संख्या, और उसका वर्गमूल, वर्गमूल यानी कि 4 का वर्गमूल कितना करेंगे, रूट अंडर कर देंगे, जिसका अंतर कितना हमारा हो 2 हो। ठीक है, ऑप्शन ए से लेके चल रहे हैं। तो 4 हो गया माइनस 4 का रूट कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा अंडर रूट, यानी कि 4 में से 2 गया, कितना आ गया 2 आ गया। यानी कि 2 हमारा यहाँ भी था, 2 हमारा यहाँ भी है, यह क्या हो गया सर प्रूव्ड हो गया। यानी कि प्रूव्ड हो गया क्या हमारा कि 4 जब ऑप्शन लेके चले तो हमारा 2 आ रहा है। संख्या था सर, संख्या मान नहीं पता था, मान संख्या वो एक्स था, और एक्स माइनस रूट एक्स का कितना निकाला था 2 निकाला था। ठीक है, एक्स बराबर है कितना लेके चले सर 4 लेके चले बाई ऑप्शन से, बाई ऑप्शन से क्या लेके चले सर, बाई ऑप्शन हम लेके चले कि एक को मान लीजिए 4 को लेके चलते हैं। अब 4 को लेके चले तो हमारा देख लीजिए कि हमारा 2 जो है बिल्कुल आ रहा है, यानी कि प्रूव्ड है। ठीक है, 2 को लेके चलते हैं, 2 नहीं होगा सर, 2 का अंडर रूट आपका हो बढ़िया से होगा नहीं, पॉइंट में आएगा तो उसका भी नहीं होगा, एक का तो कोई मायने ही नहीं रखता है। यहाँ 3 देखा जाए तो 3 भी हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 जो है 4 का सीधा आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट भी होता है और वॉल्यू भी बढ़िया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से उठा के, इसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से ही करना है हमें। अगला सवाल है, देखिए सवाल, यदि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 7/3 है तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं सर कि दोनों साइड क्यू करते हैं, क्योंकि क्यू का मान पूछ रहा है। दोनों साइड क्यू कीजिएगा तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि सीधा आप यहाँ पे याद रखिए अप्रोच की क्या करना है सर कि एक्स माइनस वन बाई एक्स क्यू कितना दिया है हमारा सर, एक्स क्यू दिया हुआ है हमारा 7/3 दिया हुआ है। अब निकालना क्या है सर, तो एक्स क्यू माइनस 1/एक्स क्यू का मान हमें निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो यह वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यू कीजिए, इसका क्यू कर देना है। हमारे लिए वैल्यू जो हमारा इसका क्यू करना है, वॉल्यूम का क्यू कर दीजिए, और प्लस में क्या करना है 3a कर दीजिए, 3a कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। अब देखिए सर यहाँ पे अगर करते हैं हम 7/3 का क्या करना है सर, क्यू करना है, क्यू, और प्लस में 3 यानी कि 3 गुने 7/3 करना है, 3 से 3 काट दीजिए। अब यहाँ देखा सिर्फ 7 बच गया, 7 का क्यूब कितना होता है सर, और 343 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है सर 27 होता है, और प्लस हमारा क्या 7 था। अब देखा जाए तो बट्टा में कितना हमारा हो जाएगा सर, बट्टा में हमारा हो जाएगा 27, अब यहाँ कर देंगे 27 सत्य कितना 343 पहले हो जाएगा, हाँ प्लस 27 सत्य कितना हो जाएगा 7 49, आपका 9 आया 4, 7 9 14 4 18 189। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 343 और 189 को जोड़ते हैं, 9 3 12 2, आपका यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 532 आएगा। तो टोटल कितना है सर 532/27। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख लीजिए। यहाँ पे जो 27 है तो नीचे कितना रहेगा 27 रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 27। अब इसको जोड़िए 27 दूना का 54, एक ही बार में लगेगा 27 से कम 27, यहाँ कितना आ जाएगा सर 26 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 26 बचेगा, यानी कितना बचा 262 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा सर 262 आ रहा है। अब 262 को 27 से देखिए कितना और लगा सकते हैं आप हार्डली, तो देखा जाए यहाँ पे तो 9 बार में देखिए 9 से 63 3 आपका 6 आ गया, 9 का 18 6 24, यानी कि हार्डली आप 9 बार में लगा सकते हैं। ठीक है, अब 9 बार में लगाते हैं तो कितना आएगा सर, यहाँ 9 बार में लगाए तो देखिए कितना आ रहा है 243 आ रहा है। तो यहाँ घटाते हैं हम तो कितना आ जाएगा सर 9, और यहाँ पे 1 19 आ गया, यानी कि हमारा कितना लिखेंगे सर 19। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर को क्या करते हैं सर आगे लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हमारा आया सर 19 आ गया, 19 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वोशेंट को बगल में लिखना है यहाँ पे बीच में, और रिमाइंडर को ऊपर लिखना है, बाकी डिवाइजर को नीचे रखना है, यानी कि 19 से 19/27 ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, आगे चले, चलिए अगला सवाल।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है 11 से विभाज्य है? अब देखिए संख्या को तो इक्वेशन को थोड़ा बड़ा हम कर लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है सर क्या है वह 11 से विभाज्य है। अब 11 से विभाज्य का रूल सभी को याद रहना चाहिए। डिजिबिलिटी रूल आपको पढ़ना है एडवांस में, जो बिल्कुल याद रहना चाहिए। और यहाँ थोड़ा सा हम अब 11 की बात हो रहा तो 11 को ही लेके चलेंगे, ठीक है ना। बाकी जो आपको पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पे कराया जाएगा, फाउंडेशन बैच में कराया जाएगा। अब यहाँ देखिए 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है सर। 11 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट पेयर को जोड़िए। अल्टरनेट कहने का तो क्या, ए बी सी डी हम लिखे, ठीक है। मान लीजिए 4 पद के हम लिखे, कोई अंक होगा 4 अंक के लिख लिए ए बी सी डी। अल्टरनेट क्या होता है सर कि ए के बाद सी सीधे आएगा, बी के बाद सीधे डी आएगा। अब ए प्लस सी, ठीक है ना, ये हो गया हमारा माइनस बी प्लस डी बराबर अगर 0 आता है तो संख्या जो हमारा 11 से विभाज्य होगा, या 11 आता है तो संख्या हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना अल्टरनेट पेयर को जोड़ के, और अगर घटाते हैं हम पद को तो 0 आएगा तो भी 11 से डिवाइड होगा, और 11 आएगा चाहे 11 का मल्टीपल आएगा तो भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो संख्या 11 से डिवाइड होगा, जो संख्या 11 से डिवाइड होगा, जो संख्या 11 से डिवाइड करे जिसको 11 से, तो 22 से भी डिवाइड हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जिसका घटाने पर 0 अल्टरनेट पेयर को, और जिसको घटाने पर 11 है, तो दोनों जो घटाने पर आएगा हमारा संख्या वो हमारा क्या होगा सर, 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक कीजिए किसको अल्टरनेट पेयर को जोड़ने पर 0 आ रहा है। अल्टरनेट पेयर को जोड़िए मेरे भाई, देखिए यहाँ पे जोड़ते हैं हम। 2 में 8 जोड़े कितना है, 10 आया। और 10 में 7 जोड़े कितना है, 17 आया। यहाँ 9 में कितना होगा, 10 आ गया। यानी कि 8 2 10, 10 7 17, 17 माइनस कितना करेंगे सर, 9 एक 10 करेंगे, कितना आ रहा है सर, 7 आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। आगे जोड़ते हैं सर, आगे जोड़िए। तो 2 एक 3 और 6 3 9 और 9 8 17, यानी कितना आएगा सर, 17 माइनस 6 3 9। यहाँ भी कितना आ रहा है सर, 8 आ रहा है। ये भी बिल्कुल नहीं होगा, गलत होगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, यहाँ जोड़ते हैं सर। 2 एक 3, 3 अब एक 4, कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आ गया, माइनस प्लस नहीं देखना है, जो बड़ा वैल्यू उसमें से घटाइएगा। अब 8 7 15, 4 माइनस 15 कीजिए, कितना आएगा सर, 11 आएगा, ठीक है ना। 15 में से 4 घटाते बड़ा संख्या, बड़ा छोटा नहीं देखना है पे, जो बड़ा है उसी में से घटाइएगा, माइनस में नहीं लेना है। 11 आ गया, यानी कि 11 घटाने पा रहा था, क्या बोले, को संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी चेक कर ले तो 6 2 8 7 15 और 7 6 13, 15 में से 13 घटेगा 2 आएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताएं सर कि अल्टरनेट पेयर को जोड़ के घटा के देखिए, जो हमारा 11 है चाहे 0 आए, वो संख्या हमारी 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है भाग देके। अब पारापारी भाग देके चेक करते तो बहुत समय लग जाता था, इसीलिए स्मार्ट टेप्रो जाना बहुत जरूरी है। थोड़ा धैर्य रख के पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। अगला सवाल, अब देखिए यहाँ पे सवाल देखिए। एक खिलौना का अंकित मूल्य 4875 रुपया था। क्लियरेंस सेल के दौरान इस पर 28% और 30% की क्रमागत छूट दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा, पूछ रहा है। अब डाटा देख सकते हैं कि सर 28% 30% है, तो कितना बढ़िया सवाल होगा। अब यही रहता 20% 30% तो आसान सवाल हो जाता। यही रहता 5% 10% तो आसान हो जाता। इसीलिए वैल्यू ज़्यादा डिफिकल्ट दिया हुआ था, ताकि बच्चों का टाइम लगे, एक नेक्स्ट सवाल में रहेगा ही। तो यहाँ पे देखिए वही सवाल हमसे भेंट हो गया अभी। तो कुछ नहीं करना है सर, देखिए क्या है कि सक्सेसिव पर डिस्काउंट निकालिए। D1 कितना है सर, D1 हमारा 28%, और D2 हमारा जो है कितना है सर, D2 हमारा है 30%, ठीक है, 30% है। ठीक, अब यहाँ पे सक्सेसिव अगर निकालते हैं सक्सेसिव, तो क्या आ जाएगा सर, 28 प्लस 30 गुने 28, सॉरी माइनस, माइनस 28 गुने 30 बटा कितना आ गया सर, हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो 28 30 को जोड़े कितना आएगा सर, 58 माइनस, अब देखिए 28 गुने 3 ये गुने भी होता है। 28 देख लीजिए कितना आ जाएगा, 24 और 2 3 दिया, 3 दूना का 6 वो 2 8, यानी कि 840 बटा 100 आएगा। अगर 100 को हटाएंगे तो 8.40 कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा सर, 8.40 कर देगा। अगर यहाँ पे घटाते हैं 58 में से 8.40, तो कितना आएगा यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे, आपका आ जाएगा 49.6, 49.60 आएगा, यानी कि 49.6% यहाँ पे आ रहा है। अब 100 के समान 49.6 के डिस्काउंट पे बेचेगा तो कितना आएगा यहाँ पे, आ जाएगा आपका 60.1 आएगा। कितना आएगा, 60.1 आएगा। एक सेकेंड देखिए, डिस्काउंट कितना है सर हमारा, 49.6, सामान कितना का था, अपने आप में 100% का था। अब 100% पर 49.6 का डिस्काउंट दीजिएगा तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, 51.4 आएगा। कितना आएगा, 51.4% के डिस्काउंट पे बेचेगा। अब 51.4% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, उसका अंकित मूल्य कितना है सर, 4875 रुपया है।
चलिए हमारा डिस्काउंट इतना देर में निकल के आया, कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि हम बताना जरूरी है कि सक्सेसिव कैसे लगा रहे हैं। डायरेक्ट हम कर लेते कोई दिक्कत नहीं था कि 30 और 28 कितना सर 58 होता है, और 30 में 28 से गुणा करेंगे 784 करेंगे 7.4 आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा। तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना हमारा 51.4 हमारा डिस्काउंट टोटल आ गया। डिस्काउंट कितना है 51.4%। अब यहाँ पे अगर देखा जाए 6 4 10 9 1 10, यहाँ पे देख लेते हैं 6 4 10 0, देख लेते हैं सही है कि नहीं है। और 9 1 10, ठीक है, 1 11, और यहाँ पे देखा जाए तो 50.4 हमें लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या आएगा सर 50.4 आ रहा है। एक सेकंड मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अगर घटाएं तो यहाँ 50 पॉइंट कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। क्या सही है बताइए। 100 में से अगर हम 49.6 घटाते हैं तो 50.4 आ रहा है, अभी सही है ना। तो 110 आ जाते हैं, यहाँ पे 50.4% डिस्काउंट है। अब मार्क प्राइस कितना है सर, मार्क प्राइस है 48.75। 48.75 जो है अपने आप में कितना का मान होता है सर, 100% का मान है, क्योंकि मार्क प्राइस का बात कर रहा है। हमें निकालना क्या है, खिलौने का बिक्री मूल्य यानी कि 504% का, यानी कि 50.4% का मान हमें निकालना है। परसेंट से परसेंट खत्म होगा। अगर यहाँ पे काटा जाए 5 से, यहाँ पे देखिए 48.75/100 गुणे कितना आएगा सर 50, अब पॉइंट हटेगा यहाँ पे तो 504/10 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको काटिए, यहाँ पे आप आसानी से यहाँ पे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काट के बताइए कितना आ रहा है आपको, चलिए देखिएगा। बताइएगा, काटे वैल्यू को बताइए आप। थोड़ा सा पैर में चोट लग गया जिसके कारण थोड़ा मूविंग करने में दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा क्लास स्लो ही चलेगा लेकिन चलना चाहिए। अब इसको काटिए सर, 5 से काटते हैं तो 5 से यहाँ काटिए इसको, तो 5 20 25 100 हो गया। यहाँ 5 से काटते हैं तो कितना बड़ा 48 दूना के 96 और 75 दूना के 150, यानी कि इतना बड़ा कटेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 9 5 45, 3 जगह 37 आएगा आपका। 9 5 45, 3 37, 7 5 35 होता है ना यहाँ पे। एक सेकेंड आराम से काट लेते हैं, गड़बड़ नहीं करना है, थोड़ा डाटा डिफिकल्ट है। देखिए आप 5 से काटेंगे तो 9 5 45, 3 आया 37 आया, ठीक है। 7 5 35, 5 25, 975 बार में काट रहा है पे। यहाँ 5 से काटेंगे, यहाँ फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 आया। यहाँ 5 से काटिएगा तो कितना बार कटेगा सर, हमें लगता है कि 5 एकम 5, और यहाँ बच गया आपका 4, फिर 9 5 45 और 5 25, 195 बार में सही है। और 9 दूना का 18 और 5 दूना का 150, ठीक है 195 है। अभी कट रहा है वैल्यू, अभी कट रहा है, देख सकते हैं। फिर कटेगा 5 दूना के 10, और यहाँ 5 से फिर काटिए, यानी कि 39 बार में कटेगा, ठीक है ना। 19 दूना करते 5 दूना के 10, 39 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब गुना करना होगा हमें। अभी और कट रहा है क्या, 5 4 9, 4 से कटेगा। जब अंक में 2 डिजिट जो लास्ट में 4 से कटे तो पूरा वैल्यू 4 से कटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 से कितना बार कटेगा, तो 10 बढ़ चुक 48, 6 चौका 24, फिर काटे इसको 63 बार में, यानी कितना हम आराम आराम से काटे स्मूथली। तो लास्ट में कितना हमको आया सर कि 39 गुने 63 हमारा आया, कितना आया सर 63 आया। अब गुना कर लीजिए सर, 9 तिया 27, आपका 7 आएगा, आपका यहाँ कितना आ रहा है सर, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ गुना करेंगे सर तो 3 तिया 9 और 9 छक 54, 54 और 9 कितना हो गया 63 हो गया। 63 2 65 की 5, आपका कितना आएगा सर, सॉरी 65 की 5, 65 की 5 आपका 6 आ गया। 6 18 6 24, 24 57, 24 57, तो 24 57 आपको जहां दिखे वहां जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब 24 57 आप देख लीजिए कहाँ आ रहा है हमारा, 24 57 यहाँ जो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी में आ रहा है, जो बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगा, अब इसको 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिएगा तो आसानी है। सबसे पहले तो ये निकालना ही नहीं पड़ेगा हमको, डायरेक्ट अगर सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो मन में आ जाएगा सर 50.4 बेच रहे हैं, तो इतना महारथी करने का तो कोई फायदा ही नहीं बनता है। जब इतना कर लीजिएगा तो डायरेक्ट देखना है कि सर 100% का मान है, इतना परसेंट का मान निकालना है, तो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो सही उत्तर लाना कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में, बाकी स्पीड अपने आप बन जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। एक आदमी एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में 16 दिन लेता है, एक महिला उसी काम को 12 दिन में करती है। उन्होंने साथ मिलकर एक के बाद एक दिनों में बारी बारी काम करना शुरू किया, और आदमी ने पहले दिन काम किया तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा। बड़ा मस्त सवाल है, बड़ी जबरदस्त सवाल है, मेरा फेवरेट सवाल है। देखिए यहाँ पे आदमी जो है यानी कि मैन जो है हमारा 16 दिन में किसी कार्य को कर रहा है, ठीक है। और जो औरत है, महिला की बात हो रहा है, जो योमेन है हमारा योमेन, वह कितने दिन में कर रही है काम को, तो 12 दिन में कर रही है। सबसे पहले कि इसको 16 दिन में कर रहे काम को, एक 12 दिन में काम कर रहे, टोटल काम ही नहीं पता है, तो 12 16 का एलसीएम लिखे कितना आता है 48 आता है।
अब 48 टोटल मान ली कि हमारा काम है, तो बताइए 16 दिन में 48 काम करे तो एक दिन में कितना काम? 3 काम। और 12 दिन में 48 काम करे तो एक दिन में कितना काम? 4 काम। एफिशिएंसी कितना का आएगा सर? एक 3 का आ गया, एक का आ गया, 4 का एफिशिएंसी आ गया यहाँ पे। चलिए अब क्या है सर कि बारी-बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना? एक दिन अगर ए आ रहा है तो एक दिन बी आ रहा है, एक दिन बी आ रहा है तो एक दिन ए आ रहा है। यानी कहने का मतलब काम कहाँ से शुरू हो रहा है? तो देख रहे हैं कि आदमी ने पहले काम शुरुआत किया। आदमी ने पहले काम शुरुआत किया तो अंतिम किसके पास आना चाहिए? ह्यूमन के पास आएगा या आदमी किसी के पास आ सकता है। तो सबसे पहले लेके चलना है मैन को हमें। अब दोनों को देखें कि सर 4 3 7 काम कर रहे हैं, ठीक है? अब मैन प्लस ह्यूमन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। जो कितना दिन में सर? 2 दिन में। 2 दिन में काम कर रहे हैं। अब 7 के रफ्तार से 2-2 दिन में काम कर रहे हैं तो अगर बात करें आप कि 7 काम फिर 7 काम, दूसरका दिन अगर 14 काम कहें, दूसरका दिन 7 काम और होगा तो कितना काम हो जाएगा? 14 काम होगा। तो दिन यहाँ कितना आएगा? 2-2 4 दिन आ जाएगा। इसी प्रकार से जाते-जाते वो टाइम आएगा आपका 7 के हिसाब से कि सर काम कितना हो रहेगा आपका 7 छक 42 काम हो जाएगा। 42 काम करके आएगा अगर दोनों साथ में काम करते आएँगे तो कितना दिन में? तो 12 दिन में काम करके आएँगे यहाँ पर। 12 दिन में 42 काम हो गया हमारा, 12 दिन में 42 काम हो गया, तो बचा कितना काम? तो 6 काम यही बच रहा है। रिमेनिंग काम कितना है सर? रिमेनिंग काम जो हमारा है 6 बच रहा है। अब 6 काम जो है देखिए मैन से शुरू हुआ तो जो योमेन पर खत्म होगा हमारा 42 काम 12 दिन में किसके पर कमी होगा? खत्म देखा जाए तो यहाँ पे योमेन पर खत्म हो रहा है। क्योंकि मैन से शुरू हुआ तो योमेन पर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्योंकि यहाँ बताया है सवाल में कि आदमी ने पहले काम शुरू किया। तो एक दिन आदमी तो दूसरका दिन क्या आएगी? जो औरत है वो आएगी काम करने। तो 2 दिन खत्म हो गया। फिर दूसरका तीसरका दिन कौन आएगा? आदमी आएगा। तो चौथा दिन कौन आएगी? औरत आएगी काम करने। तो इस प्रकार से करते-करते लास्ट में किस पे समाप्त होगा हमारा? तो ह्यूमन पे समाप्त होगा। अब बचा कितना काम? 6 काम। फिर उसके बाद कौन आएगा सर? तो मैन आएगा। अब मैन आएगा तो 3 का रफ्तार से काम करेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो बताइए कि 3 काम अगर कर लेता है 6 में से, तो 6 में से 3 काम एक दिन में कर गया तो फिर भी कितना काम बच रहा है? 3 काम कर रहा है। तो यहाँ एक दिन और कौन काम कर रहा है? एक दिन आदमी काम कर रहा है, एक दिन मैन और काम कर रहा है। तो 12 प्लस 1 दिन और हो गया है। अब फिर 3 काम बचा तो आदमी के बाद फिर कौन काम करने आ रही है? महिला फिर काम करने आ रही है, ठीक है? महिला फिर काम करने आएगी तो उसका 4 से रफ्तार है काम करने का। तो 3 काम को 4 के रफ्तार से कितना समय लेगी? तो 3/4 दिन समय यहाँ पे भी लेगी। तो 12 एक 13 यहाँ आया, 13 प्लस 3/4 काम यहाँ भी आया। तो कितना हो गया सर? और 13 का 52 3 55/4 काम टोटल हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो 55/4 दिन में टोटल काम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है? बहुत जबरदस्त और बढ़िया सवाल था। यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सवाल था, ठीक है ना? बड़ी बढ़िया सवाल था। देखिए सर, अगर देखा जाए कि एक साइक्लिक जो चल रहा है, साइक्लिक हमारा 2 दिन में 7 काम चल रहा है, लेकिन 2 दिन में साइक्लिक चल रहा है 7 काम का, तो एक दिन कौन कर रहा है? मैन कर रहा है, दूसरा का दिन ह्यूमन कर रहा है। ऐसे करते-करते बोले कि 42 काम 12 दिन में समाप्त होगा, तो किस पे अंतिम होगा? तो ह्यूमन पे अंतिम होगा, क्योंकि मैन स्टार्ट कर रहा है। अब ह्यूमन पर स्टार्ट हुआ जैसे ही तो 42 काम हो चुका था, बचा कितना सर? 6 काम बचा। अब 6 काम में 3 काम फिर आएगा मैन करने, तो 3 काम करता है एक दिन में। तो 3 काम करेगा पहिलका दिन में अगर, तो काम कितना फिर बचेगा? 6 में से 3 काम फिर कर देगा, तो बचा कितना? 3 काम बचा। अब 3 काम जो बच रहा है, फिर अगला दिन कौन आ रही है? तो ह्यूमन आ रही है। तो अगला दिन जो आएगी वो कितना रफ्तार से? 4 की रफ्तार से करेगी। तो 3/4 दिन ये हो गया आपका। तो टोटल कितना हो गया सर? 12 एक 13 दिन होने लगा था मैन तक, और एक ह्यूमन फिर आई जो 3/4 की रफ्तार से काम करके चली गई। अगर जोड़ेंगे हम टोटल कितना आ रहा है? 55/4 आ रहा है। ठीक है, शानदार सवाल था, जबरदस्त सवाल था। आगे चलते हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पे। चलिए बच्चा वाला सवाल है, बताइए। चलिए देखिएगा यहाँ पे, यदि x रेशियो y जो है 1:2 दिया हुआ है तो 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y का मान निकालना है। यानी कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ रेशियो जो है डिनोट कर रहा है x 2 को, और y जो है हमारा सॉरी x जो है 1 को डिनोट कर रहा है, और y जो है हमारा किसको डिनोट कर रहा है सर? 2 को डिनोट कर रहा है। x हमारा किसको डिनोट कर रहा है? 1 को डिनोट कर रहा है, y जो हमारा है 2 को डिनोट कर रहा है। तो आराम से मान बैठा दिए 2x कह रहा है, तो 2 गुने 1 प्लस 4y यानी कि 4 गुने 2, ये हमारा रेशियो आएगा एक। और दूसरा रेशियो क्या है सर? एक्स प्लस 4y। एक्स मानी कि एक की बात कर रहा है, 1 प्लस 4 गुने 2, ठीक है? अब यहाँ गुना कीजिए 2 प्लस 8 आएगा, और यहाँ देखा जाए हमारा कितना आ जाएगा सर? 4 दूना के 8 एक 9 आ रहा है। यानी कि 10:9 जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट रख के बता सकते थे। तो यहाँ पे फ्रेशनर बच्चा को भी लेके चलना है, तो 10:9 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छोटा सवाल था, बढ़िया सवाल था। अगला, अब देखिए यहाँ पे
इस संख्या को भी बढ़िया से बड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। अब देखिए एक ही सेट में जबरदस्त तरीका से 2 बार जो है नंबर सिस्टम का सवाल पूछा हुआ है। चलिए, जो आपको पूरी तरह से थ्योरी ना रहने पर आपसे बनेगा ही नहीं भाई साहब। अब 21 4 3 2 5 1 जो है इतना बड़ी संख्या पूछ रहा है किससे विभाज्य है, तो आप 5 से पारा पर चेक कीजिएगा, बताइए 5 से चेक कीजिएगा, कभी नहीं। आप फिर क्या 13 से चेक कीजिएगा, सभी को डिवाइडेड है 17 से चेक करने के बाद 3 13 से चेक करने के बाद कर रहे हैं, तो इस तरह से कैसे चेक होगा बताइए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए डबल ऑप्शन जो है यहाँ पे 13 और 13 डबल ऑप्शन हो गया है, तो डबल ऑप्शन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एक को 3 बना लीजिएगा, ठीक है ना, एक को 3 बना लीजिए। यहाँ पे हम एक सेकंड पेन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा। चलिए क्योंकि 13 तो ऑप्शन हो रहेगा नहीं, चेक तो कर लेंगे हम किससे डिवाइड, लेकिन 13 होगा ही नहीं। चलिए अब आगे चेक कीजिए सर, यहाँ पे देखिए 5 से डिवाइड कीजिएगा इसको, कोई जरूरत नहीं है। देखिए सर 5 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट में चाहे तो 0 होना चाहिए, चाहे 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 से तो कटेगा नहीं, संख्या खत्म। अब 13 से जहां तक बात रहा, 13 से तो 13 से क्या पूरा चेक करेंगे हम, बताइए। 13 से भी रुक जाते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर है, और हमारा 17 है तो 17 को भी थोड़ा सा रोक देते हैं, 17 को भी हम लास्ट में चेक कर लेंगे। सबसे छोटा छोटा है उसको निपटा लेते हैं। अब 3 को जैसे निपटाने की बात आता है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 17 से डिवाइड कीजिएगा, 17 कम 17 4 आएगा, 44 आएगा, 17 का 34 यानी 10 आएगा, 103 आएगा, ठीक है, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत है क्या कि सबसे छोटा नंबर को चेक कीजिए, हो सकता है उसी से कट जाए, है ना। तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 से कटने का क्या है सर कि जहां जहां इसको पेयर को जोड़ने पर 3 आया, 3 का मल्टीपल है, उसको यहाँ पे काटते जाइए। अगर 3 का मल्टीपल आ जाता है टोटल पेयर को जोड़ने पर, तो संख्या पूरी तरह से 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब जोड़िए यहाँ पे 2 1 3 खत्म, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो 4 और 2 6, यानी कि 6 भी 3 का मल्टीपल खत्म हो जाएगा। 3 से 3 तो खत्म हो गया, 5 में 6 भी कट में 0 आ रहा है हमारा, यानी कि देखा जाए तो सभी जो कट गया आराम से 0 आ गया हमारा, यानी कि जो संख्या है जिसको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है सर, 3 का मल्टीपल आ रहा है, 3 का मल्टीपल आएगा किसी भी संख्या का तो 3 से पूरी संख्या हमारा डिवाइड हो जाएगी, तो 3 ही इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग जोड़ सकते हैं, 2 1 3 4 3 7 3 10 10 2 12 5 17 एक 18 टोटल है। तो बताइए 18 टोटल आया तो क्या 3 से नहीं कटता है, बताइए 3 से कटता है ना जी, 6 बार में कटेगा, यानी कि संख्या पूरी 3 से कट जाएगी, ठीक है। चाहे इसको भी जोड़ सकते हैं, 8 है 9, तो 9 भी 3 से कटता है, 3 से कट जाएगा। यानी किसी भी हालत में आप पेयर को जोड़ते जाइए, पेयर को जोड़ते जाइएगा, 3 से कट रहा है तो समझिए कि पूरा वैल्यू आपका 3 से कट जाएगा। आगे अगला सवाल, देखिए यहाँ पे अब tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan, यहाँ पे टाइप मिस हो गया, tan 67 डिग्री होगा, tan 67 डिग्री कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री, क्योंकि tan में सब फॉर्म है। अब यहाँ पे से बात करते हैं आप कि tan 48 डिग्री है सर, तो tan 48 डिग्री ट्रिगोमेट्री का सवाल है, इंटू tan 23 डिग्री। अब इसको अगर हम tan 42 डिग्री को सर, tan 42 डिग्री को कॉट में बदलना चाहे तो क्या लिखेंगे सर, तो tan 90 डिग्री माइनस क्या लिखेंगे हम, 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री। तो tan जो 90 डिग्री पर क्या होता है सर, चेंज हो जाता है, साइन चेंज नहीं होता है, और जो वैल्यू चेंज होता है। तो tan किस में चेंज होगा सर, कॉट में चेंज होगा। और tan देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, थीटा होता है। तो थीटा कितना 48 डिग्री है, यानी कि कॉट 48 डिग्री यहाँ पे हो जाएगी आसानी से। तो tan 42 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट 48 डिग्री, कॉट 48 डिग्री लिख सकते हैं, समझ रहे बात को। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखे सर, कॉट थीटा का जगह क्या है 45 है, तो 45 लिख लिए। अगला है tan 67, तो tan 67 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, tan 67 डिग्री लिख सकते हैं सर कि tan 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, 67 है, तो 90 से क्या घटाएं, 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 23 डिग्री। अब 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है सर, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट, कॉट में चेंज होगा, और थीटा का जगह कितना है 23 है, तो 23 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉट 23 डिग्री यहाँ से हमारा मान आ जाएगा। चेंज कर सकते हैं आप, 90 पे चेंज होता है, 180 पे चेंज होता है, 360 पे चेंज होता है, आता है ना करने। चलिए अब यहाँ पे कितना आएगा सर, इंटू कॉट हमारा कितना था 67, है ना, कितना है 67 डिग्री था, 23 डिग्री है चेंज करके। अब एक जगह कर लीजिए tan 48 डिग्री इंटू tan कॉट, कॉट 48 डिग्री यानी कि 48 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इंटू यहाँ पे बंद करेंगे, फिर इंटू में क्या आएगा सर, tan 23 डिग्री इंटू tan सॉरी कॉट 23 डिग्री, ठीक है। बताइए यहाँ तक क्लियर है, किसी को दिक्कत है समझने में। 90 डिग्री माइनस थीटा पर सिर्फ चेंज किए हम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में।
ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए सर, यहाँ पर देखा जाए हमारा, तो tan 48 डिग्री cot 48 डिग्री इंटू cot 48 कितना हमारा देगा सर 1 देगा। और यहाँ पे tan 23 डिग्री और cot 23 डिग्री कितना देगा 1 देगा। और 1 में 1 से गुना हमारा कितना हो जाएगा सर 1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में है, जो सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे बताइए, आगे चले। चलिए अब देखिए, आप अगर भाई tan अगर जोड़ते हैं इसको तो एंगल कितना हो जाएगा हमारा, आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर करना चाहते हो tan 48 tan 42 डिग्री करेंगे tan 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसे भी कर सकते, लेकिन नहीं वैसा नहीं है, थीटा पे ही चेंज वैल्यू पे है। ठीक है ना, देखिए सेम एंगल, अगर सेम एंगल है 48 डिग्री 48 डिग्री पर जो सेम एंगल है, तो ये पूरा डाटा जो हमारा था 1 दे देता है वैल्यू। अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। भुजाएं ज्ञात करना दिया हुआ है, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 12 13 से लगता है कि क्या होगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि 5 12 13 क्या होता है हमारा ट्रिपलेट्स होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। 5 12 13 ट्रिपलेट्स। इसी पर कल सवाल भी बताए थे एक, तो माय मिस्टेक, हमसे लिखा गया था सर एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5 होता है। क्या होता है 3 4 5 होता है, हम 2 3 5 लिखते थे, जिससे लेकर कुछ बच्चे के बीच अथी हो गया था थोड़ा सा कि सर यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, उतना होता है कि सर कुछ बोलते कुछ है लिखते कुछ है, कभी की मिस्टेक सभी से होता है, लेकिन इतना हमको जरूर पता था सर कि जिसको 5 12 13 ट्रिपल्स पता होगा उसको 3 4 5 भी पता होना चाहिए, इतना तो समझते हैं आप। ठीक है, तो 2 3 5 हमसे लिखा गया था मिस्टेक से, बाय द वे बोले थे वही हम जो हमें चाहिए था, लेकिन वैल्यू हमारा क्या था सर इस पे निकाला था। तो 5 12 13 है, यानी कि कर्ण हमारा 13 हो जाता है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल से भी देखे तो 12 हमारा 5 जो बेस हो जाते हैं 12 हो जाता है हमारे। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा हो जाता है 12। अब यहाँ देखिए हाइपोटेनस 13 हो जाता है, बेस हमारा 5 होता है। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाले तो सिंपल त्रिभुज के निकालते हैं क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं क्षेत्रफल एरिया, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, बेस गुने हाइट होता है। अब यहाँ 1/2 हाइट कितना है सर, हाइट हमारा 12 है और बेस कितना है सर 5 है। काटेंगे सर तब 6 दुना के 12 और 6 पचे 30, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा जो है कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या आता है 2D है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्षेत्रफल आता है। क्षेत्रफल क्या है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज क्या है 2D फिगर है, इससे क्षेत्रफल ज्यादा कुछ निकाल सकते हैं। त्रिभुज के आयतन निकाले आप कभी बताइए, त्रिभुज के आयतन कभी निकाले हैं आप, नहीं ना। चलिए 2D फिगर है, आयतन नहीं निकलता है। अगला सवाल, चलिए बहुत ही दमदार सवाल है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त सवाल है। एक न एक आपको पाई चार्ट के द्वारा एक सवाल ऐसा मिल ही जाएगा आपको। हो सकता है कि सीरीज में भी दे दे, 3 4 सवाल दे देता है कि सर 52 से लेकर 55 क्वेश्चन नंबर तक इसी से करना हो, लेकिन एक सवाल तो कंफर्म रहता है। अब यहाँ देखिए, दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करते और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट 240 रक्तदाताओं के बी ओ ए बी रक्त समूह के देखता है दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है कि 4 ग्रुप हमारा है, 4 ग्रुप होता भी है, पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए तो वैसा नहीं, अगर रियलिटी देखा जाए तो ए बी ओ और ए बी होता है। ठीक है, जिसमें ए भी पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, दोनों होता है। तो 4 ग्रुप हमारा है, देख लीजिए ए है बी है, यहाँ पे देखा ए बी ग्रुप है, यहाँ ओ ग्रुप है। रक्त समूह ओ के दाताओं तथा ए और ए बी के रक्तदाताओं के औसत के बीच का अनुपात बताइए। अच्छा ओ के पूछ रहा है तो ओ लिख दिए, ओ लिख दिए ओ ग्रुप। उसके बाद कह रहा है कि ए ग्रुप और ए बी के ग्रुप, ए बी ग्रुप देखिए कहाँ है, ए बी ग्रुप हमारा 70 है और ए ग्रुप 90 है। दोनों का औसत पूछ रहा है, तो 90 का और 70 का अगर हम औसत पूछे तो कितना हो जाएगा सर, और 2 अंक है 2 लिख दिए। 160/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ 80 आ गया, 80 आ गया। ठीक है, 80 डिग्री आ गया। यानी कहने का मतलब ए और ए बी का हम ग्रुप का एवरेज निकाले तो कितना आ गया हमारा 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे औसत कितना आ गया ए और ए बी का क्या हमारा एवरेज निकाले थे, एवरेज यहाँ कितना आ गया सर, यहाँ पे आ गया हमारा ओ का कितना है सर 80 डिग्री है, और यहाँ ए बी और दोनों का निकाले एवरेज तो हमारा 9 7 16 यानी कि 80 आया था, 80 डिग्री यहाँ भी आया था। अब काटेंगे सर 80 से 80 तो 1:1 जो हमारा आएगा बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। यानी कि जो ए और बी का औसत ओ ग्रुप के औसत के बराबर है, या ओ ग्रुप के बराबर है। एक का औसत थोड़ी होता है, एक का तो सिर्फ अपना वैल्यू हो जाता है। यानी कि ओ के दाता समूह का ए बी और ए का ग्रुप के औसत के बराबर है हमारा, 1:1 जो है पूरी तरह से। ठीक है, तो क्लियर आपका पूरा का पूरा देख सकते हैं 20 सवाल टोटली हम करवा दिए यहाँ पे। ठीक है, एमटीएस की व्यू नजर रखते हुए
ताकि आपको अलग-अलग जानना कि बहुत ज़रूरी हो कि किस-किस लेवल का सवाल पूछता है। आप सीजीएल से सीधा कंपेयर एमटीएस का नहीं करा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से पूरे के पूरा आपका सीरीज़ खत्म होता है, क्लास खत्म होता है। क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अच्छे-अच्छे वीडियो आपके पास डेली आते रहेगा। डेली 7 बजे आपका चल रहा है मॉक टेस्ट और डेली 10 बजे आपका क्या चल रहा है सर? सीएचएस चल रहा है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बढ़िया से बने रहिए, अच्छा तरीके से तैयारी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।